आर डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट वीडियो में ना बिजनेस के फ्यूल के 3 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, विच वर DAD, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, आज हम और 4 प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, विच मीन 7 हम आज कंप्लीट कर लेंगे पूरे। सो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। तो एक प्रिंसिपल आता है आपका, देखो DAD तो आप कर चुके हैं, ठीक है। एक प्रिंसिपल आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। क्या होता है? सैलरी। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। अब इसका क्या मतलब है? फ्योल ने बोला है, फ्योल कहते हैं कि इफ आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उनको उनके काम के मुताबिक पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, उनको कम पैसा नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि आप काम उनसे 1 लाख रुपए का करवा रहे हैं और उनको सैलरी आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस मतलब बेसिकली उस पोजीशन के लिए उतनी उसको सैलरी मिलनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्योल टेल्स अस कि एक इंसान को जो भी जिस पोजीशन के लिए काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलनी चाहिए। सैलरी के लिए उन्होंने बोला कि मिनिमम वेज रेट, वो गवर्नमेंट ने जो दिए होते हैं ना मिनिमम वेज रेट, तो उतना उसके कंसीडरेशन में देना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से देनी चाहिए। अगर आप कम सैलरी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट की मिनिमम वेज एक्ट आती है, गवर्नमेंट ने निकाली हुई है कि भाई इस पोजीशन के लिए आपको इतनी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? देखो, अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इससे पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, और डिसएडवांटेजेस मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके। ठीक है, तो अब एडवांटेजेस क्या होंगे इसके कि लोगों का मोरल अप रहेगा। मोरल अप रहेगा, मोरल मतलब कि हौसला अप रहेगा, मोटिवेटेड रहेंगे लोग। ठीक है, मोटिवेटेड रहेंगे लोग। मोटिवेटेड क्यों? क्योंकि वो जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? लोग का मोटिवेशन कम हो जाएगा। मोटिवेशन, अगर ये चीज अप्लाई नहीं हुई ऑर्गेनाइजेशन में तो लोगों का मोटिवेशन कम रहेगा, लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे। ठीक है, लोग टर्नओवर कर देंगे अपनी जॉब से। लोग क्या कर देंगे? टर्नओवर, छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उतना पे नहीं मिल रही है जितना हम एक्सपेक्ट, मतलब हम जितना डिजर्व करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ में है? इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार तो। ठीक है, देखो हमें ना जब भी हम पेपर में लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन डालेंगे, उसके बाद हम 2 लाइन में समझाएंगे, फिर उसके लिखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स या एडवांटेजेस, और नीचे लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। या इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से बेटर दिखता है। मतलब कि आप यहाँ पे 2 लाइन में समझाओगे, फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो इस तरीके से ना कॉपी थोड़ी प्रेजेंटेबल बनती है। तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ठीक है, और मैं ना जैसे हमको लिखना है ना जिस तरीके से, मैं उस तरीके से आपको अभी थोड़े टाइम में बता दूंगी कि मतलब उसकी भी वीडियोस बना दूंगी कि कैसे हम पेपर में लिखेंगे ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? देखो, कमांड का मतलब क्या होता है? कमांड मतलब कोई तुमको कुछ चीज के बारे में बता रहा है कि आपको ये करना है। क्लियर है? समझ में आ गया कमांड का मतलब क्या होता है? कमांड का मतलब होता है कोई तुमको बता रहा है कि यू हैव टू डू दिस थिंग, आपको ये काम करना है। ठीक है, तो कमांड का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योल ने कहा कि एक सबऑर्डिनेट को, एक जो जिसके नीचे काम कर रहा है उसको एक ही सुपीरियर से काम मिलना चाहिए। ठीक है, ये सुपीरियर है, मान लो ये सुपीरियर है। ठीक है, तो नीचे सबऑर्डिनेट है, इसके नीचे काम करता है, ये टीम का मैनेजर है, ये टीम का मेंबर, ये सबऑर्डिनेट है। ठीक है, तो एक इन्होंने बोला, फ्योल ने बोला कि एक मैनेजर, एक सुपीरियर ही एक सबऑर्डिनेट को काम देगा, कमांड करेगा। ठीक है, ये बोलेंगे कि भैया ये कर दो तो ये करेंगे। देखो,
समझो इस चीज को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ये एक मैनेजर है और ये एक मैनेजर है, ठीक है, क्लियर है। ये सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, ये सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, ये सबऑर्डिनेट काम कर रहा है और ये सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना। ये इनके नीचे काम कर रहा है, इनके नीचे काम कर रहा है सारे। तो ये इसको भी ऑर्डर दे रहा है, इसको भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। ये तो इसको ऑर्डर दे ही रहा है, ये तो मतलब कमांड कर ही रहा है, ये भी इसको कमांड कर रहा है, ये भी इसको कमांड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना भाई। दिक्कत क्यों हो जाएगी, ये समझो, दिक्कत क्यों हो जाएगी। दिक्कत इसीलिए हो जाएगी क्योंकि ये बंदा जो रहेगा ये बोलेगा, ये सबसे पहले तो क्या चूज करेगा, ये टालना प्रेफर करेगा सबको कि अरे सर मैं इनका काम कर रहा था, सर मैं आपका काम इसीलिए नहीं कर पाया, और ये दोनों का ही काम नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आया। फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करेगा, भागने के ट्राई करेगा। दूसरी चीज क्या होगा, अगर इसने बोल दिया कि मैं इनका काम कर रहा था और इनका नहीं कर रहा था, तो इन दोनों के ईगो क्लैश हो जाएंगे कि ब्रो तुम तो मेरे साथ काम कर रहे हो, तुम इनका काम क्यों कर रहे हो, पहले मैंने तुम्हें अपना काम दिया था। तो इन दोनों का ईगो क्लैश हो जाएगा, तो सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होगी। इसीलिए एफिशिएंसी रखने के लिए, क्लीन काम रखने के लिए फ्योल ने बोला कि एक सुपीरियर मतलब एक सबऑर्डिनेट को जो कमांड करेगा वो एक ही सुपीरियर कमांड करेगा, बहुत सारे सुपीरियर कमांड नहीं करेंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, एडवांटेजेस होंगे कि सिस्टमैटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरी चीज क्या होगी, नो ईगो क्लैशेस बिटवीन द सुपीरियर्स, और सबऑर्डिनेट्स भी अपना काम नहीं एस्केप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज नहीं हुई फॉलो, तो क्या होगा, सबऑर्डिनेट माइट एस्केप फ्रॉम देयर वर्क। दूसरी चीज क्या होती है, इनमें ईगो क्लैशेस हो जाएंगे और कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होगी। इतना क्लियर है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा प्रिंसिपल। चलो अब अपन को पढ़ना है तीसरा प्रिंसिपल, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना नहीं होता, वो तो कमांड में पढ़ लिया हमने। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है ब्रो इधर पे, तो ऑर्डर का मतलब होता है कि जो मैन है, जो मटेरियल है, उनकी सबकी जगह फिक्स होना, उनकी सबकी प्लेस फिक्स होना। क्लियर है। फ्योल ने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैन और मटेरियल की जगह फिक्स होनी चाहिए, ताकि उनको ढूंढने में कोई टाइम वेस्ट ना हो। सही तो बोला भाई। जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो, ठीक है, स्कूल में अगर तुमको किसी टीचर को ढूंढना होता है, मान लो तुम्हारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर नहीं आए, तो किसी टीचर का सब्स्टिट्यूशन लग गया, ठीक है, कोई दूसरा टीचर आएगा तुम्हारी क्लास में, तो तुम उस टीचर को ढूंढने कहाँ जाते हो, स्टाफ रूम में। एक जगह है ना जहाँ पे फ्री होगी अगर टीचर, तो वहां पे बैठ जाएंगे स्टाफ रूम में। क्लियर है, इतना समझ में आया। दूसरी बात, अगर आपको डस्टर चाहिए, आपको चौक चाहिए, तो आप रिसेप्शन जाओगे लेने के लिए या कोऑर्डिनेटर ऑफिस जाओगे लेने के लिए, तो आपको जगह एक फिक्स है, तो आपका यहाँ पे टाइम और एफर्ट्स वेस्ट नहीं हो रहे। क्लियर है। तो सिमिलरली इन्होंने बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर इंसान की और हर मटेरियल की एक जगह फिक्स होनी चाहिए ऑफिस में। बिल्कुल सही बात है। अगर ये नहीं होगी, अगर ये नहीं होगी तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होगी, नो सिस्टमैटिक वर्किंग, ठीक है, ये क्लियर है। अब अगर ये फॉलो हो गया तो टाइम पे काम कंप्लीट हो जाएगा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो जाएगा, ठीक है, टाइम और एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे। बस यही था, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले में तो ये डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन पढ़ा था। आज हमने ऑर्डर पढ़ा है, आज हमने कमांड पढ़ा है, और आज हमने रेम्यूनरेशन पढ़ा है, ठीक है। डीएडी और आरसीओ इतना लिख लेना प्लीज, याद कर लेना। जो भी डाउट्स हो मेरे को रीच आउट कर लेना, और वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग, शेयर कर देना, ठीक है। बाय।